दोस्तों आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक मलेशियन हॉरर स्टोरी। कहा जाता है वहाँ एक भूतिया द्वीप है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। उस द्वीप पर सदियों से एक औरत की आत्मा कैद है, जो भी वहाँ गलती से पहुँच जाता है जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन किस्मत देखो, कुछ लड़के लड़कियां मजे लेने के चक्कर में उसी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। रात में एक कपल ने बाहर बैठकर रोमांस करने की कोशिश की और उसी वक्त लड़के ने अनजाने में वो पुराना जादुई सील तोड़ दिया। यहीं से उनकी असली डरावनी जर्नी शुरू होती है। असल में कहानी शुरू होती है दोस्तों के एक ग्रुप से, जो कई साल बाद साथ में छुट्टियां मनाने बीच रिसोर्ट पहुंचे थे। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन टीम में एक लड़की काव्या थोड़ी अलग थी। वो बचपन से ही अजीब अजीब चीजें देख पाती थी। पहले दिन उसने नजरअंदाज किया, लेकिन रात को जब सब मस्ती कर रहे थे, उसे अपने दोस्त अमन के पीछे उसकी माँ की आत्मा खड़ी दिखाई दी, जो सालों पहले मर चुकी थी। ये साफ इशारा था कि कुछ बुरा होने वाला है। अगली सुबह सबने सोचा स्कूबा डाइविंग चलते हैं। बोट निकलते वक्त रास्ते में वही भूतिया द्वीप आया। सबको क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन बोट ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, चाहे जितने पैसे दो वो उस टापू पर पैर नहीं रखेगा। थोड़ी देर बाद सब लोग अपनी डाइविंग शुरू करते हैं। पानी के अंदर काव्या तैर ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक खोपड़ी तैरती हुई आ गई। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि सी फ्लोर पर इंसानों की कई लाशों के अवशेष पड़े हैं। ये नजारा देखकर वो डर से बेहोश हो गई। बेहोशी में उसके दिमाग में अजीब अजीब विजुअल्स आने लगे, जैसे उस भूतिया टापू पर पहले क्या हुआ था। दोस्तों ने उसे बाहर निकाला तो धीरे धीरे होश लौट आया, मगर बोट कैप्टन ने उसकी आंखों में देखकर समझ लिया कि उसने कुछ देखा है। रात को कैप्टन ने सबको उस टापू की असली कहानी सुनाई। करीब 200 साल पहले एक रहस्यमयी औरत ने उस द्वीप को श्राप दिया था। सिर्फ एक रात में पूरा गांव मर गया, और अजीब बात ये कि किसी की भी लाश कभी नहीं मिली। तब से वहाँ मौत और बुराई का साया बना हुआ है। कहानी सुनकर कुछ लोगों को लगा कि सब झूठ है, लेकिन दूसरे ग्रुप को पूरा यकीन था। इसी बहस में दोनों टीमों के बीच तकरार शुरू हो गई। लड़कियां भी थी तो कोई पीछे हटना नहीं चाहता था। आखिर में दोनों ग्रुप ने लोकल गेम्स में मुकाबला करने का फैसला किया। जब बारी काव्या की आई तो सबकी उम्मीदें उसी पर थी, लेकिन उसी वक्त उसने फिर से अजीब आवाज सुनी, बचाओ मुझे बचाओ। उसे एक औरत की परछाई दिखी, जो कीचड़ में सिमटी हुई बैठी थी। डर से उसका ध्यान भटक गया और उनकी टीम हार गई। इस गेम का पनिशमेंट था भूतिया टापू पर एक रात गुजारनी, और इस बार बोट चलाने वाला कैप्टन लोकल नहीं था। मुकाबला जीतने वाले दूसरे ग्रुप को टापू पर भेजा गया। जैसे ही वो लोग करीब पहुंचे, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। माहौल इतना भारी हो गया कि सबके दिल में डर बैठ गया। लेकिन पनिशमेंट मानते हुए सबने हिम्मत जुटाई और टापू पर कदम रख दिया। थोड़ा मूड हल्का करने के लिए पहले सबने बीच पर मस्ती की, फिर ठान लिया कि जंगल के अंदर भी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, सूरज की रोशनी कम होती गई और अचानक उनके सामने एक पुराना सुनसान गांव आ गया। गांव के गेट पर अजीब सी लकड़ी की मूर्तियां खड़ी थी, जैसे पहरेदार हो। चारों तरफ मोटी रस्सियों से घेरे बने थे। ग्रुप का सबसे बेपरवाह लड़का मनीष हिम्मत दिखाते हुए रस्सी खोलने लगा। देखो कुछ नहीं होता, डरने की क्या जरूरत है, और सबको अंदर ले गया। भीतर जर्जर लकड़ी के घर थे, जिन्हें उन्होंने रात बिताने के लिए चुना। मनीष तो हद पार करके उन लकड़ी के पहरेदारों के साथ खिलवाड़ तक करने लगा। तभी काव्या ने उसे डांटते हुए रोक लिया, क्योंकि वो अकेली थी जिसने बचपन से ही परछाइयां और आत्माएं देखी थी। उसके मन में एक अजीब सी श्रद्धा और डर था। ठीक है कहकर सबने बात टाल दी और दो पुराने घरों में बांटकर रुकने लगे। आधी रात होते होते अजीब सी हवा चलनी शुरू हुई। वातावरण में खामोशी टूटकर डरावनी आवाजें तैरने लगी। इन सरसराहटों ने गहरी नींद में सो रही काव्या को अचानक जगा दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब काव्या ने चारों ओर देखा तो उसके बाकी दोस्त सीधी लाइन में बैठे हुए थे, आंखें बंद, और धीरे धीरे सब एक एक करके वही लेटकर सो गए। माहौल इतना डरावना था कि उसका दिल बैठने लगा। हिम्मत जुटाकर वो बाहर निकली। वही दबीदबी मदद की आवाज फिर सुनाई दी। पास जाते ही उसके दिमाग में कुछ और दृश्य चमकने लगे। उसने देखा एक औरत अपने पति की मौत अपनी आंखों से देख रही थी। गांव के लोग दोनों को जबरन अलग कर रहे थे। पति को वही गाड़कर मिट्टी डाल दी गई और उसके लकड़ी के घर को आग लगा दी गई। इस दर्द और गुस्से में उस औरत ने अपने खून से श्राप दिया। उसी श्राप ने इस समंदर किनारे के टापू को मौत की छाया में बदल दिया। उस औरत का नाम था मालती, और वही थी इस द्वीप की असली आत्मा। जब काव्या को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सब लोग सामान पैक कर रहे थे, टापू छोड़ने की तैयारी में। उसने किसी को अपनी रात के अनुभव के बारे में कुछ नहीं बताया। सुबह से ही उसका मूड बेहद भारी था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो देखा वो सपना था या हकीकत। तभी उसके एक दोस्त ने मोबाइल निकाला। उसमें रात की तस्वीरें थी, जिसमें सातों लोग एक साथ सोते नजर आ रहे थे। काव्या और दो दोस्तों ने फैसला किया कि अभी किसी और को ये बात बताना ठीक नहीं। सबको डराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शाम तक बोट आकर उन्हें लेने वाली थी। लेकिन असली मुसीबत दूसरी टीम की वजह से शुरू हुई। असल में उनका इरादा पहले से ही टापू पर जाकर दोस्तों को लेने का नहीं था। ये पूरा गेम सिर्फ रीमा और टीना की लड़ाई से जुड़ा था। दोनों सौतेली बहनें थी और बचपन से एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। डिनर के वक्त जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे, बोट मालिक ने उनकी बातें सुन ली। उसने गुस्से में उन्हें डांटते हुए चेतावनी दी और फोन करके साफ कहा, भूतिया टापू के उस सुनसान गांव के पास मत जाना। लेकिन जैसे ही कॉल कट हुई, नेटवर्क ही चला गया। उनकी टीम तक वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। इधर पिछली रात के डरावने तजुर्बे के बाद काव्या ने सबको लेकर एक नया लकड़ी का घर ढूंढ लिया था। लेकिन आधी रात को मनीष सबसे बड़ी गलती कर बैठा। वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना को लेकर चुपचाप जंगल में चला गया। वहीं उन्होंने रोमांस शुरू कर दिया। उसी समय टापू के एक पुराने गुफा में मालती की आत्मा नींद में थी, मगर जैसे ही मनीष ने पत्थरों का ढेर ठोकर से गिरा दिया, उसकी सेंचुरीज ओल्ड नींद पूरी तरह टूट गई। उधर काव्या एक बार फिर ट्रांस में चली गई। इस बार उसने साफ देखा मालती का बदला। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम सबको अपने पापों की सजा चुकानी होगी, आज रात कोई नहीं बचेगा। ये सब देखते देखते अमन की नींद खुली। काव्या ने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया, और उसी समय दूसरी तरफ वो कपल अपना काम पूरा कर चुके थे। जंगल में मनीष अचानक गायब हो गया। हुआ ये कि जब वो लौटा तो उसने वही पत्थरों के ढेर पर पेशाब कर दिया। ये हरकत देखकर टीना सन्न रह गई। कुछ देर तक वही खड़ी रही, फिर घबराकर बाकी दोस्तों को जगाने दौड़ी। उसने सबको बताया कि मनीष अचानक गायब हो गया, और जब सब लोग उस जगह पहुंचे तो वहाँ सिर्फ उसके कपड़े पड़े मिले। असल में मनीष को मालती ने पकड़ लिया था। गुफा के अंदर उसका पूरा शरीर लकड़ी की बेलों से कसकर बांधा गया था। जैसे ही उसने जेब से टॉर्च निकालने की कोशिश की, मालती सामने आ गई। उसकी उंगलियां इतनी नुकीली थी जैसे कसाई की छुरी। उसने मनीष से ताजा खून लिया और पीते ही उसका शरीर बदलने लगा। सालों से सूखी पड़ी देह अचानक जिंदा और शक्तिशाली हो उठी। धीरे धीरे तीसरा दिन आ गया। मनीष की गुमशुदगी से सबका मन बेहद भारी हो गया। काफी सोच विचार के बाद सबने टापू छोड़ने का फैसला किया। इस बार बोट मालिक भी उनके साथ गया, लेकिन बीच सफर में इंजन खराब हो गया। शुक्र था कि कप्तान ने तुरंत ठीक कर दिया और बोट फिर चल पड़ी। समंदर की तरफ आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन भूतिया टापू के ऊपर अंधेरी बारिश होने लगी। तभी सबसे डरपोक लड़का करण बारिश से बचने के लिए पिछली रात वाले लकड़ी के घर में लौट गया, और अगले ही पल उसके पीछे खड़ी थी एक बेहद डरावनी
अजीब सी औरत। लकड़ी के घर में जो औरत करण के पीछे आई थी वो दरअसल उसी दूसरी टीम की लड़की के रूप में सामने आई। भोले भाले करण ने सोचा कि उसके दोस्त ही उसे लेने आए हैं, लेकिन उस अजनबी औरत की खूबसूरती ने उसे पल भर में फंसा लिया। तभी उसकी असली शक्ल उभर आई। मालती। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, कैसी लग रही हूँ मैं। कुछ देर बाद बाकी दोस्त वापस लौटे तो जमीन पर ताजा खून बिखरा था। करण भी मारा जा चुका था। लगातार 2 साथियों की मौत ने सबको डरा दिया। सबने तुरंत अपना सामान समेटा और समुद्र किनारे भागे। इसी बीच आकाश के फोन पर एक मैसेज आया। उसमें बोट कैप्टन की रिकॉर्डिंग थी जिसमें उसने टापू से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उसमें बताया गया था कि बहुत साल पहले गांव वालों ने मालती को रोकने के लिए एक तांत्रिक बुलाया था, लेकिन उसका श्राप इतना शक्तिशाली था कि तांत्रिक को खुद अपनी जान देकर उसे बांधना पड़ा। उसी वक्त लकड़ी की मूर्तियां खड़ी की गई ताकि वो हमेशा टापू के अंदर कैद रहे और बाहर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तभी सबने देखा समंदर से एक नाव आ रही है। उस पर कैप्टन और दूसरी टीम के लोग थे। सबकी उम्मीदें फिर से जा गई, लेकिन जैसे ही नाव किनारे पहुंची, धड़ाम, जोरदार धमाके के साथ पूरी नाव उड़ गई। बचकर खड़े 5 लोग दंग रह गए। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। इसी सदमे में काव्या ने सबको अपना सपना सुनाया और शक जताया कि शायद उसी की वजह से आत्मा गुस्से में आई है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि गांव के गेट पर तोड़ी गई रस्सियां वापस बांधनी होंगी। शायद इसी से उसका श्राप थोड़ी देर के लिए थम जाए। लड़कियां अभी भी मेकअप और लिपस्टिक वगैरह ठीक करने में लगी थी, पर असलियत ये थी कि अब सब कुछ बेकार साबित होने वाला था। उन्हें याद आया वही पत्थर का चबूतरा जहां अजय ने पेशाब किया था। असल में वहीं पर मीरा के पति को गांव वालों ने दफना दिया था। सच जानने के लिए सबने मिलकर नीचे खुदाई शुरू की और सचमुच वहां एक कंकाल मिला। जैसे ही करिश्मा का हाथ उस पर पड़ा, मीरा की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। कई साल पहले मीरा की मुलाकात समुद्र किनारे एक युवक से हुई थी। उसका नाम अर्जुन था, लंबे बालों वाला, बाहर से आया हुआ लड़का। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और कुछ ही समय में मीरा गर्भवती हो गई। लेकिन गांव के लोग बाहरी लोगों को गांव में रहने की इजाजत नहीं देते थे। कई बार समझाने और धमकाने के बाद भी जब मीरा ने अर्जुन से रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया तो एक रात गांव का सरपंच बाकी लोगों के साथ उनके घर आ धमका। हंगामे में अर्जुन का सिर पत्थर से टकरा गया और वही उसकी मौत हो गई। मीरा को जबरदस्ती गर्भपात की दवा पिलाई गई और फिर आग लगाकर उनका छोटा सा घर जला दिया गया। पति की मौत और अजन्मे बच्चे को खोने का दुख मीरा के लिए असहनीय था। उसने अपनी गोद में अधूरी जान को पकड़कर कसम खाई, उससे छीना गया प्यार वो कभी नहीं भूलेगी। चाहे सदियां बीत जाए, वो हर दर्द और हर जुल्म याद रखेगी और बदला जरूर लेगी। मीरा ने पूरे गांव को श्राप देने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। करिश्मा के जागने के बाद सबको सच्चाई समझ आई। जब तक ये श्राप नहीं टूटेगा कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। 5 ने हिम्मत करके दोबारा गांव लौटने का फैसला किया। निकलते वक्त बबलू उस लकड़ी की गुड़िया के हाथ से बनी हथियार को साथ ले आया जिसे कभी एक तांत्रिक के खून से पवित्र किया गया था। वही हथियार मीरा के खिलाफ असली अस्त्र था। आखिरकार सब लोग उस गुफा तक पहुंचे जहां मीरा ने श्राप की शुरुआत की थी। अंदर जाने के लिए उन्हें पानी से भरे तालाब को पार करना जरूरी था। सभी बारी बारी से गुजरे, लेकिन जैसे ही आखिरी साथी तालाब में उतरा, मीरा अचानक पानी से बाहर आ धमकी और सीधे बबलू पर टूट पड़ी। बबलू के पास हथियार था, लेकिन बाकी साथी निहत्थे थे। सबने अपनी आंखों के सामने दोस्त को तालाब में खींचते देखा और पल भर में एक और जान चली गई। दोस्त की मौत ने बचे लोगों का हौसला तोड़ दिया। वे जंगल में एक खाली जगह ढूंढकर रात भर के लिए रुक गए, लेकिन मीरा ने उन्हें छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसी रात रीना भी उसके हाथों गायब हो गई। समय धीरे धीरे चौथे दिन पर पहुंच गया। अब बचे सिर्फ 3 लोग थे और उन्होंने ठान लिया चाहे जान जाए अब आखिरी बार पूरी ताकत लगानी ही होगी। उन्होंने आखिरकार गुफा का रास्ता खोज लिया। अंदर रीना भी अपने बॉयफ्रेंड मनीष की तरह बलिवेदी पर बंधी हुई थी। उसका इंतजार कर रहे थे मीरा के निर्दयी पंजे। रीना रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मीरा ठंडी आवाज में बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें नतीजा भुगतना ही होगा। तभी करिश्मा और बाकी लोग गुफा के मुहाने पर पहुंचे और आंखों के सामने रीना की जान जाते देख सब हिल गए। बबलू बिना वक्त गवाए हथियार लेकर सीधे मीरा पर टूट पड़ा। वही अरुण के पास ऐसा भाग्य नहीं था, क्योंकि असली असर उस हथियार का ही था जिसमें तांत्रिक का खून लगा हुआ था। हर बार का निर्णायक वार बबलू के भरोसे ही था। उसी पल करिश्मा को अचानक सुनील की आवाज सुनाई दी, मीरा हम कभी अलग नहीं होंगे, देखो ये खिलौना मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। संकेत के आधार पर उसने वो हाथ से बनी गुड़िया ढूंढ ली जो सुनील की आखिरी निशानी थी और मीरा की सबसे कीमती धरोहर। यही चीज उसकी गहरी भावनाओं को उकसाने वाली साबित हुई। मीरा पागलपन में आ गई। उसने अरुण को पकड़कर बेरहमी से यातना देना शुरू कर दिया। करिश्मा सब देख रही थी, पर जानती थी कि इस वक्त वो कुछ भी करके मदद नहीं कर सकती। साथियों की थोड़ी देर की रुकावट के बाद करिश्मा भाग निकली। अरुण की मौत के बाद यहाँ तक कि बबलू भी हथियार लेकर मीरा का सामना न कर सका। उसने एक ही वार में उसका गला दबोच लिया और खून पीकर फिर से पहले जैसी ताकत पाली। करिश्मा सीधे उस जले हुए पुराने मकान पर पहुंची जहाँ कभी मीरा और सुनील का आशियाना था। हाथ में पकड़ी गुड़िया ने उसे एक बार फिर वो पल दिखाए, दोनों का प्यार, सुनील का कहना, ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया है, मीरा हम कभी अलग नहीं होंगे। तभी पूरी तरह से ताकतवर हुई मीरा उसके पीछे आ धमकी। वो चाहती थी कि करिश्मा भी बाकी साथियों की तरह मौत का शिकार हो जाए, लेकिन करिश्मा ने हिम्मत करके जोर से उसका नाम पुकारा। ये आवाज, ये एहसास सदियों बाद भी मीरा की यादों को जगाने के लिए काफी था। उसकी आंखों में पल भर के लिए नरमी लौटी और होठों पर वही वाक्य निकला, कभी अलग नहीं होंगे। करिश्मा ने मौका देकर उसे समझाने की कोशिश की, अब सब छोड़ दो, अगली जिंदगी में तुम्हें अच्छा इंसान जरूर मिलेगा, इस जुनून को छोड़ो। लेकिन मीरा का दर्द कहीं गहरा था। उसकी आवाज कांपी, मैंने जो कुछ भी किया सब अपने बच्चे के लिए किया। ये कहते ही उसने करिश्मा को जोर से धक्का दिया और वो गहराई में जा गिरी। मीरा का जुनून सिर्फ अपने पति के लिए नहीं था, बल्कि उस अजन्मे बच्चे के लिए भी था जिसे उससे छीन लिया गया था। लेकिन आखिरकार उसका अंत धुएं की एक लहर बनकर हवा में गायब हो गया। करिश्मा की मौत नहीं हुई। जैसे ही फिल्म का दृश्य पीछे घूमने लगा, उसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश जगी, काश सब कुछ फिर से शुरू हो सके। और जब वो जागी तो खुद को उसी पल में पाया जब वो सब पहली बार समंदर में डाइविंग करने निकले।